कहते हैं शब्दों से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और आज के जमाने में जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो तो अब न्यूज़पेपर्स, टीवी स्टूडियोज और सोशल मीडिया में भी लड़ी जाती है। आजकल गोलियों से भी ज्यादा घातक हेडलाइंस होती है, क्योंकि आज की दुनिया में सच्चाई से ज्यादा असर इस बात का होता है कि मीडिया क्या कह रहा है। कई बार एक गलत या अधूरी हेडलाइन एक पूरी कहानी का नैरेटिव बदल देती है, और जब ये हेडलाइंस ग्लोबल मीडिया से निकलती है तो उनका असर सीमाओं से कहीं ज्यादा दूर तक जाता है। एक बार जो परसेप्शन बन जाए, वही परसेप्शन फिर दुनिया की नजरों में सच बन जाता है, भले ही उनकी नींव कितनी ही खोखली क्यों ना हो। अनफॉर्चुनेटली इस परसेप्शन वॉर का सबसे बड़ा शिकार अक्सर भारत ही होता रहा है। भारत को हमेशा वेस्टर्न मीडिया ने नेगेटिव फ्रेम में ही दिखाया है, चाहे इंडिया चांद पर पहुंचे या मार्स पर, चाहे इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए, चाहे इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन में नया इतिहास रचे या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया को चौंका दे। इन सब के बावजूद वेस्टर्न हेडलाइंस में इंडिया की हर अचीवमेंट को डाउन प्ले करने की कोशिश की जाती रही है। इंडिया को हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टेड, केओटिक, पुअर और अनस्टेबल नेशन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। हर सक्सेस स्टोरी के साथ एक पॉवर्टी डिस्क्लेमर जोड़ दिया जाता है और हर पॉजिटिव स्टेप के बाद एक बट लिखकर उसका इम्पैक्ट कम कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न मीडिया भारत के खिलाफ इस कदर जहर से भरी है कि भारत पर होने वाले टेररिस्ट अटैक्स को एक्सप्लोजन का नाम दिया जाता है और टेररिस्ट को गनमैन कहकर संबोधित किया जाता है। जब इंडिया रिटेलिएशन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है, तब और भी बड़े लेवल पर भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में वेस्टर्न मीडिया की इस हिपोक्रेसी से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों वेस्टर्न मीडिया भारत को बार बार टारगेट करता रहता है, क्यों इंडिया को लेकर हमेशा वेस्ट में कंट्रोवर्सी हेडलाइंस छपती है और कैसे ये सब कुछ किसी आइसोलेटेड इंसिडेंट का नतीजा नहीं बल्कि एक वेल कैलकुलेटेड नैरेटिव स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा किया था तो उन्होंने इसे सिविलाइजिंग मिशन का नाम दिया था। दुनिया के सामने कहा गया था कि भारत बैकवर्ड, सुपरस्टिशियस और डिसऑर्गेनाइज देश है और वो उसको मॉडर्न बना रहे हैं। असल में ये एक प्रोपेगेंडा था ताकि उनके रूल को मॉरल जस्टिफिकेशन मिल सके। सच्चाई ये थी कि वो भारत को सिविलाइज नहीं कर रहे थे बल्कि लूट रहे थे। यहाँ के रिसोर्सेज, गोल्ड, डायमंड्स, मसाले और कपड़े सब इंग्लैंड भेजे जा रहे थे। इकोनॉमिक हिस्टोरियन उत्साह पटनायक की रिसर्च के मुताबिक 1765 से लेकर 1938 के बीच ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति लूटी। ये रकम इतनी बड़ी है कि आज के समय में यूके की एनुअल जीडीपी का लगभग 15 गुना है। सैकड़ों साल तक भारत को लूटा जाता रहा और फिर उसी भारत को गरीब और पिछड़ा बताकर उसकी आइडेंटिटी बदल दी गई। इसके बाद मिशनरीज, स्कूल बुक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के जरिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर उन पर एहसान किया है। अब कॉलोनियल रूल तो खत्म हो गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का ये कॉलोनियल माइंडसेट आज भी जिंदा है। आज भी कई वेस्टर्न पावर्स खुद को दुनिया का स्टैंडर्ड सेटर और मॉरल टीचर समझती है। उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और एथिक्स सिर्फ उन्हीं के मोनोपोली है और बाकी दुनिया बस स्टूडेंट्स है जो उनसे सीख रही है। लेकिन आज का इंडिया वो नहीं है जिसे कभी पुअर कॉलोनी कहा गया था। ये वो देश है जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़कर अब हर फील्ड में अपने दम पर नई ऊंचाइयां छुई हैं। इकोनॉमी के मामले में इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत ने वो कर दिखाया है जो कभी सिर्फ एलीट स्पेस क्लब के देशों के बस की बात थी। डिफेंस सेक्टर में इंडिया अब एक्सपोर्टर बन रहा है और डिजिटल फील्ड में तो इंडिया ने दुनिया को नया मॉडल दिया है। यूपीआई रेवोल्यूशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज ग्लोबल बेंचमार्क है, लेकिन इंडिया की इस तेजी को कुछ इंटरनेशनल नैरेटिव्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वेस्टर्न मीडिया अपने पन्नों और हेडलाइंस में इन सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट करने के बजाय हर पॉजिटिव स्टोरी में एक नेगेटिव एंगल तलाशने लगते हैं। जब 2014 में इंडिया ने मार्स पर पहुंचकर एशिया का पहला देश बनने का इतिहास रचा, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर बहुत ही शर्मनाक हरकत की। उसने एक कार्टून छापा जिसमें एक इंडियन फार्मर हाथ में गाय की रस्सी पकड़े हुए सो कॉल्ड एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे पर दस्तक देता दिखाया गया। इससे साफ था कि भारत की साइंटिफिक अचीवमेंट के बावजूद उसे कैटल क्लास देश की तरह देखा गया। यही कॉलोनियल सोच आज भी मॉडर्न हेडलाइंस में जिंदा है। चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक सक्सेस के वक्त जब ग्लोबल मीडिया को यह बताना चाहिए था कि इंडिया ने कैसे अमेरिका के मुकाबले सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में ये मिशन सफल किया, तब उसको कवर करते हुए लिखा गया, इंडिया लैंड्स ऑन मून बट इंडियन पीपल आर स्टिल पुअर, स्टिल हंग्री। हर सक्सेस के साथ पॉवर्टी या हंगर जैसी लाइन जोड़ देना यही दिखाती है कि वेस्ट आज भी अपने कॉलोनियल लेंस से बाहर नहीं निकला है। यानी ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सेंचुरीज ओल्ड फ्रेमिंग का एक कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस है और एक पूरी नैरेटिव मशीनरी है जो भारत को आसानी से बदनाम कर देती है। उनके नैरेटिव में भारत हमेशा स्ट्रगलिंग देश है। जब भी किसी वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्री या मूवी में इंडिया को दिखाया जाता है तो वहाँ सबसे पहले टूटी दीवारें, भीड़ भाड़ और झुग्गियों के दृश्य नजर आते हैं, जहाँ
बच्चे कीचड़ में खेलते हैं और लोग आधे कपड़ों में सड़कों पर चलते दिखते हैं। वो कैमरा कभी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या साइबर सिटी गुरुग्राम की ओर नहीं मुड़ता, क्योंकि वो भारत की मॉडर्न रियलिटी दिखा देगा जो उनके प्रीसेट नैरेटिव से मेल नहीं खाती। ऐसे विजुअल्स बार बार दिखाकर दुनिया के सामने वही पुरानी कॉलोनियल छवि दोहराई जाती है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां डेवलपमेंट सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित है, जहां गरीबी और बैकवर्डनेस ही भारत की असली पहचान है। कई वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स जो इंडिया आते हैं वो जानबूझकर ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां उन्हें एक्सोटिक पॉवर्टी मिल सके, फिर उसे ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाकर कहते हैं दिस इज द रियल इंडिया। हाल ही में एक फॉरेन चैनल ने इंडिया के एक छोटे से गांव को दिखाया जहां कुछ लोग परंपरा के तौर पर गोबर से खेलते हैं। ये प्रैक्टिस किसी लिमिटेड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन उसे पूरे देश की इमेज बनाकर दुनिया के सामने उछाल दिया गया। हकीकत में 95% भारतीयों को उस विलेज या कस्टम के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक वायरल क्लिप इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बन गई। प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न मीडिया कभी दिवाली की रोशनी में नहाई अयोध्या नहीं दिखाते, न ही दिल्ली मुंबई की स्काईलाइन में चमकती ग्लास टावर्स, न ही चेन्नई और हैदराबाद के IT कॉरिडोर्स में चलता इनोवेशन दिखाते हैं। उन्हें बस भारत की गरीबी पसंद आती है। वो वही दिखाते हैं जो कॉलोनियल फैंटेसी को सेटिस्फाई करे। कुछ समय पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने वेस्टर्न मीडिया की इसी हिपोक्रेसी को लेकर कहा था कि वेस्ट भारत की अच्छाई पर इसलिए चुप नहीं रहता कि वो उसको दिखाई नहीं देती, बल्कि वो असल में भारत की अच्छाई को देखना ही नहीं चाहता। ये सोच सिर्फ भारत की इमेज तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी इकोनॉमी और बिजनेस वर्ल्ड तक फैली हुई है, क्योंकि एक राइजिंग इंडिया वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए एक चैलेंज है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी अलग पहचान बनाई है। IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज जैसी संस्थाओं ने बार बार माना है कि इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स, स्टार्टअप्स और डिफेंस हर सेक्टर में ग्रोथ के नए रिकॉर्ड बने हैं। जहां कई वेस्टर्न इकोनॉमीज रिसेशन या जीरो ग्रोथ की स्थिति में रही, तो वही 2025 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 6.8% रही। लेकिन जब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इस डेटा के जरिए भारत की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, तो कई वेस्टर्न पब्लिकेशंस की हेडलाइंस कुछ और ही कहानी सुनाती है। वेस्टर्न हेडलाइंस अक्सर इंडियाज ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल, इंडियाज इकोनॉमी इज स्लोइंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, डेट ट्रैप फियर्स जैसी झूठी खबरें दिखाती है। यानी जब डेटा कहता है इंडिया राइज कर रहा है, तो हेडलाइंस कहती है इंडिया सर्वाइव कर रहा है। ये नैरेटिव सिर्फ देश के इकोनॉमी तक नहीं रुकता। जब कोई इंडियन कंपनी ग्लोबल लेवल पर कदम बढ़ाती है, तो वही मीडिया जो वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स की मोनोपोली को सेलिब्रेट करता है, इंडियन कॉर्पोरेट्स पर स्क्रूटिनी और सस्पिशन की लेंस लगा देता है। भारत के बिजनेस हाउसेस अब एनर्जी, टेक, इंफ्रा और रिटेल सेक्टर्स में ग्लोबल कंपटीशन को चुनौती दे रहे हैं। टाटा ग्रुप, रिलायंस, इन्फोसिस, अडानी ग्रुप, इन सब ने इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी मजबूत प्रेजेंस दर्ज कराई है। लेकिन जैसे ही कोई इंडियन एंटरप्राइज बड़ा होता है, तो वेस्टर्न मीडिया में उनके खिलाफ अचानक क्रिटिकल ट्रैक्शन बढ़ जाता है और वो उसे टू पॉलिटिकल या टू रिस्की बताने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस की टाइमिंग हमेशा गजब की होती है। ये ऐसे वक्त पर होता है जब देश के अंदर कोई बड़ा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इवेंट चल रहा हो। कुछ ऐसा ही 25 अक्टूबर 2025 को हुआ, जब बिहार असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट के विंटर सेशन से ठीक पहले अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में एलिगेशन लगाए गए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC पर दबाव डालकर अडानी ग्रुप में लगभग 33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाए और LIC ने ऐसा करके एक्सेसिव रिस्क लिया। लेकिन जब इस रिपोर्ट की परतें खोली गई, तो वॉशिंगटन पोस्ट के ज्यादातर दावे फैक्ट्स और वेरीफाइड सोर्सेज से मेल ही नहीं खाते थे। LIC ने तुरंत एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए रिपोर्ट को फॉल्स एंड बेसलेस बताया। LIC ने साफ कहा कि उसके सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंडिपेंडेंट है और पूरी तरह IRDAI रेगुलेशंस के तहत लिए जाते हैं और इसमें किसी भी स्तर पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। LIC के फॉर्मर चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने भी वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को मिसलीडिंग बताया और उनसे अपना अनवेरिफाइड कंटेंट विड्रॉ करने को कहा। रिपोर्ट की सबसे बड़ी फैक्चुअल गलती ये थी कि अडानी पोर्ट्स एंड सेस को अपने एग्जिस्टिंग डेट्स रिफाइनेंस करने के लिए पैसों की जरूरत थी और इसके लिए उसने करीब $585 मिलियन जुटाए। लेकिन असल में ये पैसा किसी डेट रिफाइनेंसिंग के लिए नहीं, बल्कि बॉन्ड बायबैक प्रोग्राम के लिए उठाया गया था। ये पहली बार नहीं है जब LIC ने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेबी रेगुलेशंस के तहत LIC AAA रेटेड प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है। इसलिए LIC कई AAA रेटेड प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जिनमें से एक अडानी पोर्ट्स एंड सेस भी है। जितना अमाउंट LIC ने अडानी पोर्ट्स में लगाया है, लगभग उतना ही उसने इसी दौरान हीरो मोटोकॉर्प में भी इन्वेस्ट किया है। यानी ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि LIC की रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। LIC को इस इन्वेस्टमेंट पर 15 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड की तुलना में 1.26% हायर यील्ड मिल रही है और करीब 950 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है। LIC का AUM 55 लाख करोड़ से ज्यादा है और अडानी ग्रुप में उसकी डेट एक्सपोजर 0.3% से भी कम है। यानी जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने हाई रिस्क
स्टॉक इन्वेस्टमेंट बताया वो दरअसल LIC के पोर्टफोलियो का एक नेग्लिजिबल और प्रॉफिटेबल हिस्सा है। ऐसे में वॉशिंगटन पोस्ट की इस पोस्ट और इसकी टाइमिंग पर काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फॉरेन मीडिया की रिपोर्टिंग में अक्सर यही पैटर्न देखने को मिलता है, जहां हेडलाइन बहुत शार्प होती है पर अंदर के फैक्ट्स कमजोर और कॉन्टेक्स्टलेस होते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वेस्टर्न मीडिया ह्यूमन लॉस जैसे सेंसिटिव मामलों में भी अपना दोहरा रवैया दर्शाता है। जब हमला किसी वेस्टर्न देश में होता है तो हेडलाइंस में टेरर अटैक लिखा जाता है, लेकिन जब वही हमला इंडिया में होता है तो खबरों में एक्सप्लोजन या गनमैन फायर जैसे शब्द लिखे जाते हैं। 2019 का पुलवामा अटैक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैश-ए-मोहम्मद ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन फिर भी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक एक्सप्लोजन का नाम दिया, यानी 40 जवानों की शहादत को सिर्फ एक एक्सप्लोजन कहकर खत्म कर दिया गया। लेकिन जब 2017 में मैनहट्टन में एक ट्रक ड्राइवर ने लोगों को कुचला था, तब इसी अखबार ने इसे डेडलिएस्ट टेरर अटैक बताया था। यानी जब पीड़ित उनके थे तो वो टेरर अटैक था, लेकिन जब शिकार भारतीय जवान थे तो वो एक्सप्लोजन बन गया। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, जिसके चलते न्यूयॉर्क टाइम्स को सोशल मीडिया पर अपनी इस वर्डिंग को चेंज करना पड़ गया था। इसी तरह अप्रैल 2025 के पहलगाम टेरर अटैक में जहां 26 मासूम टूरिस्ट मारे गए, तब भी ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया ने अपना वही दोहरा चेहरा पेश किया। मिलिटेंट्स, गनमैन, असैसिनेंट्स जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, जैसे ये कोई प्लान टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि कोई छोटी सी झड़प थी। इन विदेशी चैनलों द्वारा इस तरह के शब्द इसलिए चुने जाते हैं ताकि दुनिया के सामने उन अटैक्स का इम्पैक्ट कम लगे। यही नेगेटिव नैरेटिव तब और खुलकर दिखता है जब इंडिया इन हमलों का जवाब देता है। जैसे हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने आतंकवाद के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेते हुए सबसे पहले आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया, और फिर जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की तो भारत ने उसके 11 एयरबेसेस को सटीक एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया। पर असली लड़ाई बैटलफील्ड पर नहीं, हेडलाइंस में शुरू हुई। पाकिस्तान ने तुरंत फेक विजुअल्स, पुराने एयरक्राफ्ट क्रैशेस की तस्वीरें, बर्न्ट जेट्स और डॉक्टर्ड फुटेज सर्कुलेट करने शुरू कर दिए। हैरानी की बात यह थी कि कई वेस्टर्न आउटलेट्स ने इन अनवेरिफाइड विजुअल्स को रिपोर्टेड बाय सोर्सेस कहकर बिना किसी फैक्चुअल वेरिफिकेशन के छापना शुरू कर दिया। यही है आज का परसेप्शन वॉर, जहां युद्ध के मैदान में कुछ और होता है लेकिन ग्लोबल हेडलाइंस में दिखाया कुछ और जाता है। जब इंडिया वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 से ज्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजता है, और जब इंडिया अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट सीट दिलाने में लीड रोल निभाता है, तब उसे वेस्टर्न मीडिया द्वारा वो कवरेज नहीं मिलती जो भारत के किसी प्रोटेस्ट या पॉलिसी क्रिटिसिज्म के दौरान मिलती है। जब यूके में राइट्स हो या फ्रांस में वायलेंट प्रोटेस्ट हो तो इन विदेशी चैनलों की टोन सिविल अनरेस्ट या डोमेस्टिक इशू की रहती है, पर भारत में कोई इंटरनल डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उसे तुरंत क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम अंडर थ्रेट घोषित कर दिया जाता है। इस डबल स्टैंडर्ड से ये साफ दिखता है कि खबर की गंभीरता नहीं, उसकी लोकेशन तय करती है कि वो कितनी बड़ी बनेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्टर्न मीडिया कई बार भारत के अंदरूनी हालात को लेकर एक तरह का ओपिनियन शेपिंग भी करता है। फॉरेन आउटलेट्स लगातार भारत की इंटरनल डाइवर्सिटी और रीजनल पॉलिटिक्स में फॉल्ट लाइंस ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि कंटेंशियस स्टोरीज को सेंसेशनल बना सके। कई बार तो ये ओपिनियन सीधे थोप दिए जाते हैं। जैसे टाइम मैगजीन ने 2019 में अपने कवर पर पीएम मोदी की फोटो छापते हुए बोल्ड लेटर्स में लिखा, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। उनके नीचे मोदी द रिफॉर्मर भी लिखा गया था, लेकिन उसे इतने छोटे लेटर्स में लिखा गया कि लोगों की नजर सिर्फ डिवाइडर इन चीफ पर ही जा सकी। आयरनी यह है कि इसी मैगजीन ने 2012 में मनमोहन सिंह को द अंडर अचीवर कहा था, यानी सरकार कोई भी हो, निशाना हमेशा इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर ही लगता है। अब ये बात सिर्फ परसेप्शन तक सीमित नहीं है, इस पर बाकायदा एक डिटेल रिसर्च हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC की एक रिपोर्ट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल मीडिया कवरेज ऑफ इवेंट्स इन इंडिया ने साफ दिखाया कि वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्टिंग न सिर्फ बायस्ड है बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी के तहत नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करती है। इस रिपोर्ट को जर्नलिस्ट और मीडिया एनालिस्ट अमोल पार्थ ने तैयार किया है। इसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, द गार्डियन और BBC जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की 3000 से ज्यादा स्टोरीज का कंटेंट एनालिसिस किया गया, और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न मीडिया की इंडियन कवरेज में बायस, एग्जैजरेशन और सेंसेशनलिज्म साफ दिखता है। एनालिसिस के दौरान 500 हेडलाइंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए शब्द थे फियर, हेट, वायलेंस, राइट, हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, काव, मॉब और प्रोटेस्ट। यानी वेस्टर्न मीडिया का एजेंडा साफ है, उसको इंडिया को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन और अनरेस्ट के लेंस से दिखाना है। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि ऐसी फियर ड्रिवन कवरेज से इन मीडिया हाउसेस का भारत में रीडरशिप बेस कई गुना बड़ा है, क्योंकि इंडिया आज इंग्लिश डिजिटल रीडरशिप में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच टाइम मैगजीन के इंडिया रीडर्स में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई, जबकि ग्लोबली उसकी
रीडरशिप 31% गिर गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इंडियन रीडरशिप 101% बढ़ी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया में 22% ग्रोथ देखी, जबकि ग्लोबली रीडरशिप 8% घट गई। बीबीसी का रीडरशिप सर्च तो सबसे ड्रामेटिक था, जो इंडिया में 173% तक बढ़ी। यानी जितना ज्यादा इंडिया अंडर थ्रेट लिखा गया, उतना ज्यादा इंडिया से ट्रैफिक बटोरकर अपनी जेबें भरी गई। इन वेस्टर्न आउटलेट्स ने यह समझ लिया है कि भारत के खिलाफ हेट और फियर सबसे ज्यादा बिकते हैं, इसलिए इन्होंने जर्नलिज्म के नाम पर उसी का बिजनेस मॉडल बना लिया है। रिपोर्ट ने कहा कि ये ट्रेंड हिट एंड रन जर्नलिज्म को दिखाता है, जहां एग्जैजरेटेड हेडलाइंस तो वायरल हो जाती है, लेकिन अंदर का कंटेंट फैक्चुअल या डिटेल्ड नहीं होता। इनमें से कई स्टोरीज किसी वेरीफाइड सोर्स पर नहीं, बल्कि अनोनिमस स्टेटमेंट्स और अजम्पशंस पर बेस्ड होती है। रिपोर्ट के कंक्लूजन में साफ लिखा गया है, दीज फॉरेन मीडिया आउटलेट्स आर ड्रिवन मोर बाय रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर देन बाय जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी। यानी बात जर्नलिज्म की नहीं, बल्कि बिजनेस इंटरेस्ट की है। इस पूरे इकोसिस्टम का एक और चेहरा है, जहां एंटी इंडिया एक्टिविज्म को जर्नलिज्म की आड़ में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण सना इरशाद मट्टू नाम की इंडिया की जर्नलिस्ट है, जिन्हें पुलित्जर प्राइज देकर वेस्टर्न मीडिया ने ब्रेव जर्नलिस्ट कहा। लेकिन उनके आर्टिकल्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी देखने पर साफ पता लगता है कि उनका काम जर्नलिज्म से ज्यादा प्रोपेगेंडा से मेल खाता है। कश्मीर पर उनकी रिपोर्टिंग में टेरर आउटफिट्स के नैरेटिव्स को ह्यूमन राइट्स के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार नेगेटिव दिखाया जाता है और हर जगह वही भाषा इस्तेमाल की जाती है जो पाकिस्तान बोलता है। आयरनी यह है कि उसी पर उन्हें पुलित्जर प्राइज मिल जाता है। लेकिन मामला यही तक नहीं रुकता। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए 2024 पुलित्जर प्राइज की फाइनल लिस्ट पर अगर नजर डाले तो ज्यादातर शॉर्टलिस्टेड जर्नलिस्ट ने अक्सर अपनी रिपोर्टिंग में भारत को ही निशाना बनाया है और लगभग हर रिपोर्ट में इंडिया को एक नेगेटिव इमेज में पेश किया गया है। इन फाइनलिस्ट में से एक नाम प्रांशु वर्मा का भी था, जिन्होंने हाल फिलहाल में रवि नायर के साथ मिलकर LIC अडानी वॉशिंगटन पोस्ट वाली रिपोर्ट भी लिखी है। एनालिस्ट का मानना है कि ये ट्रेंड सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, बल्कि एक रिवॉर्ड सिस्टम बन चुका है, जहां वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, मीडिया आउटलेट्स और अवार्ड कमिटीज उन स्टोरीज को अप्रिशिएट करते हैं जो इंडिया की इमेज को प्रॉब्लमैटिक दिखाती है। यानी अगर कोई जर्नलिस्ट ग्लोबली इंडिया की प्रोग्रेस को कमजोर, डिवाइडेड या करप्ट दिखाए तो वो करेजियस वॉइस कहलाता है। किसी भी फॉरेन नैरेटिव को सस्टेन करने के लिए उसके एको की जरूरत होती है और अफसोस की बात यह है कि वो एको कई बार भारत के भीतर ही मिल जाता है। कई बार फंडिंग, आइडियोलॉजी या वैलिडेशन की चाह में कुछ लोकल जर्नलिस्ट, NGOs और कमेंटेटर्स वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स को दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि वही अधूरी, हाफ ट्रूथ कहानियां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ऑथेंटिक इंडियन वॉइसेस के रूप में बेची जाती है। यही वो जगह है जहां ग्लोबल प्रोपेगेंडा को लोकल क्रेडिबिलिटी मिलती है। इस वेस्टर्न एजेंडा में कई लोग अनजाने में शामिल हो जाते हैं, बिना ये सोचे कि ये देश को बदनाम करने की एक चाल भी हो सकती है। कई लोग अपने ही देश के इंस्टीट्यूशंस और डेटा से ज्यादा फॉरेन रिपोर्ट्स और रेटिंग्स पर भरोसा करने लगते हैं। जर्नलिज्म का काम परसेप्शन बनाना नहीं, फैक्ट्स दिखाना होता है, जो वेस्टर्न मीडिया के कई चैनल्स नहीं करते। क्रिटिसिज्म जरूरी है, पर जब वो वन साइडेड हो जाए तो वो जर्नलिज्म नहीं, प्रोपेगेंडा बन जाता है। वेस्टर्न मीडिया जब इंडिया को जज करती है तो सवाल ये है कि क्या वो वही लेंस खुद पर भी लगाती है? क्या वो अपनी कॉलोनियल पास के अत्याचारों पर भी उतनी ही हेडलाइंस बनाती है? क्या वो अपने इंटरनल रेसिज्म, सोशल डिविजन्स और रेफ्यूजी क्राइसिस पर भी डेमोक्रेसी इन डेंजर लिखती है? इंडिया एक ऐसा देश है जहां धर्म, संस्कृति, भाषा और एथिक्स में इतनी डाइवर्सिटी है कि हर राज्य अपने आप में एक दुनिया है, और फिर भी सिर्फ 77 साल में ये देश कॉलोनियल पॉवर्टी से निकलकर वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और शायद यही चीज वेस्ट को चुभती है, क्योंकि ये वही भारत है जिसे वेस्ट कभी लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स कहकर मॉक्ड किया करता था। इसलिए अब जब वो भारत की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा कोई स्ट्रेंज डिस्क्लेमर जोड़ देते हैं। ऐसे में हमको ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया हमारे बारे में क्या लिखती है, क्योंकि कोई कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, सच्चाई को कभी नहीं हराया जा सकता। और सच ये है कि वो दौर चला गया जब हमारी पहचान किसी और की हेडलाइंस तय करती थी। ये वो सच्चाई है जिसे कोई प्रोपेगेंडा बदल नहीं सकता और कोई बायस्ड हेडलाइन दबा